नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जानेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेरी है, आरबीआई का ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो है आपके बॉन्ड्स पे लॉस क्यों दिखता है, आपका पुराना बॉन्ड जो है वो माइनस में क्यों चला जाता है, इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे ब्याज दर का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना आपके लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है। तो चीज़ें पूरी क्लियर कर दूंगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो चीज़ें आपको कैसे रिएक्ट करनी है और जब घटता है उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। पहले देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या सिनेरियो जनरेट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस अब देखते रहो। यहाँ पे देखो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो है आपका पैसिव डेट फंड है। डेट फंड का मतलब इन द सेंस ये आप एक तरह से समझ लो, ये पीएसयू डेट फंड है या फिर आप समझ सकते हो गवर्नमेंट का जो है बॉन्ड फंड है, G6 बॉन्ड फंड बोल सकते हो इसको। देखो जितना छोटा टेन्योर रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, मतलब रेपो रेट के आसपास ही मिलने वाला है। अगर मान लो गवर्नमेंट वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में, कहीं भी वहाँ का बॉन्ड फंड जल्दी सब्सक्राइब हो जाता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती उसको सब्सक्राइब करने में, मार्केट से पार्टिसिपेंट्स लाने में। तो जितना छोटा टेन्योर होगा, मान लो जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितना ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन होगा, उसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के आसपास या उसके थोड़ा ऊपर रहने वाला है। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशंस मान लो डेट में है या उसको फंड रेज करने में दिक्कत हो रही है, वो आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में रेपो रेट से डबल आपको इंटरेस्ट रेट दे सकती है, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट रिस्क का होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस जो उसको इंटरेस्ट पे करना है उसमें पे करने में फेल हो जाए। तो सिंपल टर्म है, गवर्नमेंट कभी फेल नहीं हो सकती जब तक इकोनॉमी पूरी तरफ से खत्म ना हो जाए। जो अच्छी कंपनी है ऑलमोस्ट वो आपको फेल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देख लो 2023 तक का जो आपका बॉन्ड फंड का रिटर्न है वो 6.35 का है। 25 में चले जाओगे आप, जैसे ही 2 साल आप आगे जाओगे 7.22% का हो गया। जैसे आप 25 में आप जाओगे अक्टूबर में 7.4 का हो गया। 26 में आप जाओगे 7.48 का हो गया। 27 में जाओगे आप 7.52 का हो गया। जैसे आप 32 में जाओगे यहाँ पे आपको 6.35 का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको 7.81 का रिटर्न मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको 1.5% ऊपर रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका 23 से लेके 32 तक का जो है जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम आपका 9 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है। ये चीज़ बस ध्यान रखना। 23, 25, 27 और 32, 30 और 32, जितना लंबा बॉन्ड फंड होगा, जितना लंबा टेन्योर होगा, आपके बॉन्ड फंड के मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो इतना इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आप समझ जाओगे। ये चीज़ समझ गए, जितना लंबा बॉन्ड फंड लोगे उतना आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा। बोलोगे सर जी ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फिलहाल अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अब मैं जो है वैल्यू रिसर्च ओपन कर लेता हूँ। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे फंड्स पे आ जाना, फंड्स पे आने के बाद एक्सप्लोर मोर फंड्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे देख लो, आपको लगता होगा गवर्नमेंट बॉन्ड फंड या फिर जो भी डेट फंड है वो बहुत ही सेफ है आपका, वैसा कुछ है नहीं आपका। यहाँ पे देख लो डेट फंड में जो है टाइप्स हैं आपके। डेट फंड यहाँ पे देख लो, आपका डेट फंड लॉन्ग ड्यूरेशन है, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड में देख लो आपको माइनस रिटर्न दिखेगा। 3 मंथ्स में रिटर्न -2.53% का है और 1 ईयर में रिटर्न -0.76% का है। यहीं पे आ जाओ आप, डेट फंड जो है आपका डायनेमिक बॉन्ड फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, ये भी निगेटिव में है आपका देख लो गिल्ट फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड फंड बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड होता है। इसका आपको देख लो 3 मंथ्स का रिटर्न -1.06% का है और 1 ईयर का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 0.16% का है। भले आपको इसमें गवर्नमेंट 7%, 8% आपको रिटर्न दे रही है, वो आपको मिल रहा है, इस रिटर्न से मतलब नहीं। ये क्यों रिटर्न होता है आपको बता दूं, जो भी आपके बॉन्ड्स फंड्स हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड। सिंपल टर्म में समझो, जैसे आप स्टॉक बाय और सेल करते हो वैसे ही आप जो भी बॉन्ड्स फंड खरीदते हो, जो भी आप क्लोज एंडेड फंड खरीदते हो, वो सारे के सारे फंड्स जो हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। लेकिन वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी मतलब अगर मान लो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड खरीदना है तो आपके पास जो मार्केट में प्राइस चल रहा है शायद उस प्राइस पे आपको सेलर ना मिले तो आप बाई नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, आप 10-20 रुपीज़ भी ऊपर नीचे बाई करते हो तो आपका जो यील्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो वो कंसर्न है आपका। इसीलिए जो भी आपका बॉन्ड फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड फंड्स हो, वहाँ पे आप थ्रू म्यूचुअल फंड जाते हो, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से बाई सेल कर लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतना अभी जो है लिक्विडिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली मार्केट में जाकर बाई सेल कर सकता है। तो यहाँ पे जितने बॉन्ड फंड्स हैं वो ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल है मतलब वो जैसे ही इंटरेस्ट रेट का प्राइस मोमेंटम होगा उसके हिसाब से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वो चीज़ ध्यान रख लेना। इसीलिए आपका रिटर्न जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। सर एक चीज़ बताओ मुझे,
अगर मान लो इसका रिटर्न -2.53% का है या फिर 1 ईयर का रिटर्न जो है -0.76% का है, इसका मतलब ये मेरा लॉस है। ये आपका लॉस नहीं, क्योंकि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जो आपको बॉन्ड्स में रिटर्न मिल रहा है वो आपको ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है, आपके बैंक अकाउंट में चले आ रहे हैं। जो भी क्रेडिट प्रॉमिस किया गया है आपको गवर्नमेंट के द्वारा या कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा, उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी। यहाँ पे जो ये माइनस हो रहा है, ये क्यों माइनस हो रहा है बता रहा हूँ आपको, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। अगर आप 10 ईयर का बॉन्ड फंड लेके बैठे हुए हो और उस पर आपका रिटर्न 7% का है और 10 ईयर तक आप उसको होल्ड करते हो, तो 7% के हिसाब से गवर्नमेंट बॉन्ड फंड है, तो हर 6 मंथ में 3.5% का जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना। ये सेकेंडरी मार्केट का प्राइस है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। जैसे ही आपका 9-10 ईयर का लास्ट मैच्योरिटी आएगा, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस लास्ट इंटरेस्ट जो भी होगा वो ऐड करके गवर्नमेंट आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी पूरे पैसे। यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहा है, उसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्यों दिखता है और क्यों ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट पे, वो बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखना, चीज़ें आप समझ जाओगे। यहाँ पे देख लो, मैंने फंड का नाम लिखा हुआ है, मैच्योरिटी डेट कितने दिनों में मैच्योरिटी होता है वो लिखा हुआ है, इम्पैक्ट इंटरेस्ट अगर रेट हाइक होगा आपका, मतलब इंक्रीज होगा, तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना। मैं फिलहाल अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज की बात मैं अलग वीडियो में बता दूंगा आपको। मैच्योरिटी मतलब 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। यहाँ पे मान लो आप लिक्विड फंड खरीदते हो थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस, आपको सेल नहीं करना। फंड मैनेजर आपसे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। फंड मैनेजर का काम है कि मैच्योरिटी के दिन उसको सेल करना है, दूसरा मैच्योरिटी वाला पेपर्स उसको बाय करना है। ये आपको नहीं करना, एक्टिवली आपको नहीं करना, आपको जो है बस इन्वेस्ट करना है और छोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना। सर मुझे सेल करना पड़ेगा क्या, सेल नहीं करूँगा क्या होगा, वो सब आपका हेडेक नहीं है, वो आपका इंस्टीट्यूशंस देख रहा है। अगर मान लो आपने डायरेक्टली आरबीआई से बॉन्ड खरीदा है, तो आरबीआई पैसे लेगी आपसे, जो भी बॉन्ड पेपर देगी आपको, मैच्योरिटी जैसे ही होगा वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा और पेपर जो है आरबीआई अपने ऑटोमेटिक कॉल कर लेगी उसको, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल टर्म में समझो, आपको सेल नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सिस्टम बना हुआ है। लिक्विड फंड का मैच्योरिटी 91 डेज का है, 91 डेज में जो है आपको ये कंपलसरी जो है मैच्योर हो जाएगा, और दूसरा आपको लिक्विड फंड का पेपर खरीदना पड़ेगा। 3 मंथ्स, आरबीआई का मीटिंग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद होता है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट का आपका हाइक होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाता। मतलब लिक्विड फंड लोगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, आपके रिटर्न पे कोई भी आपको इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, जितना छोटा मैच्योरिटी होगा रेपो रेट के आसपास ही उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको 8% रिटर्न मिलेगा 10 ईयर्स का बॉन्ड फंड वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का मतलब 182 डेज का मैच्योरिटी है, 6 मंथ का। यहाँ पे आपको आरबीआई का इंटरेस्ट रेट से थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट हो सकता है इसके प्राइस पे, लेकिन टिल मैच्योरिटी होल्ड करोगे, जो प्रॉमिस किया गया आपको रिटर्न, वो ऑटोमेटिक रिटर्न आपको मिल जाएगा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड लेस देन 1 ईयर होता है, 91 डेज, उसका डबल 182 डेज, उसका डबल 364 डेज, ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत, मान लो अभी हाल में ही 2 महीने के अंदर आरबीआई ने 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले में थोड़ा बहुत आपका इंपैक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये भी चीज़ समझ गए। अब आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाया हुआ था। वहाँ पे जो है आपका जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का मैच्योरिटी होगा, मान लो आपने बॉन्ड फंड खरीदा 3 ईयर्स पहले और उसका मैच्योरिटी 7 ईयर्स का बच रहा है फिलहाल अभी। किसी ने बॉन्ड फंड खरीदा लास्ट ईयर, उसका मैच्योरिटी 9 ईयर्स का बच रहा है, तो 9 ईयर्स वाले बॉन्ड फंड में ज़्यादा इंपैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट हाइक का बजाय 7 ईयर्स वाले में, बजाय 5 ईयर्स वाले में, बजाय 1 ईयर्स वाले में। तो आपने 10 ईयर्स का भी बॉन्ड फंड लिया है और उसका मैच्योरिटी ऑलमोस्ट उसने आपका 8 ईयर्स पास हो गया, आपका मैच्योरिटी सिर्फ 2 ईयर्स ही बच रहा है, तो इम्पैक्ट आपको 2 ईयर्स वाला ही वहाँ पे होने वाला है, ना कि 10 ईयर्स के वाला होने वाला है। मान लो किसी ने 10 ईयर्स का बॉन्ड फंड लिया अभी हाल 2 महीने पहले और इंटरेस्ट रेट 1% ऊपर चला गया, तो उस वाले इंटरेस्ट रेट बॉन्ड फंड में आपको ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। ऐसा क्यों करता है बताने वाला हूँ। गिल्ट फंड, G6 बॉन्ड फंड बोल लो, ये सबसे सिक्योर बॉन्ड फंड होता है गवर्नमेंट का। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए निकालती है। वेरी वेरी हाई आपका मैच्योरिटी, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव ये है आपका। थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट आपके इसके प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके प्राइस को मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको, ठीक है, चीज़ें जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख लो, ये जो मैच्योरिटी है आपका, इसके प्राइस को इम्पैक्ट करना मतलब आपको लॉस नहीं होने वाला। और गवर्नमेंट ने आपको 7% का प्रॉमिस कर रखा है, तो आपको गवर्नमेंट 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए 7% दे सकती है। सर मान लो रेपो रेट 4% आ गया, तब भी आपको 7% देती रहेगी। सर कैसे? गवर्नमेंट के पास जो एक पावर है, वो है पावर है टैक्स का। सबसे बड़ा हथियार जो गवर्नमेंट के पास है वो
पावर है टैक्स का। गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है, गवर्नमेंट का लायबिलिटी है जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट कितना कमा रही है टैक्स से और कितना खर्च कर रही है, उसको चाहे वो लोन लेके चुका है या फिर मान लो पैसे प्रिंट करके चुका है या फिर मान लो एसेट सेल करके चुका है, आपको या टैक्स इंक्रीज करके चुका है, आपको हेडेक नहीं लेना। जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा है वो आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो होता है वो आपका गिल्ट फंड में होता है या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताने वाला हूँ। अब वही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपको। यहाँ पे देख लो 10 ईयर्स का बॉन्ड फंड जो है किसी ने खरीदा है, 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 जनवरी 2021 को इंटरेस्ट रेट 7% का था। अभी जो है हाल में ही आरबीआई ने 1% का इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। तो 10 जून 2022 को जो नेक्स्ट 10 ईयर्स का बॉन्ड फंड निकलेगा, यहाँ पे देख लो, ये आपका इसका मैच्योरिटी 2021 में खरीदा है, 2031 का इसका मैच्योरिटी है, करेक्ट। और ये 2022 में इसका इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट का है? 9% का। तो आज जो खरीदेगा कोई बॉन्ड फंड, उसका मैच्योरिटी होने वाला है 2032 का, मतलब 10 ईयर्स में। तो जाहिर सी बात है अगर कोई 2021 वाला बॉन्ड फंड खरीदेगा तो 7% पे क्यों खरीदेगा? जाहिर सी बात है नहीं खरीदने वाला। जिसने खरीद लिया है उसकी बात छोड़ दो, जो नया खरीदने वाला है वो कौन सा बॉन्ड फंड खरीदेगा? सर ये 9% वाला। जाहिर सी बात है अगर आपको 9% मिल रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो जाहिर सी बात है 9% वाले में इन्वेस्ट करोगे, 7% वाले में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये आपने ऑलरेडी 2021 में 1 जनवरी 2021 को आपने इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी एक क्लाउज है, आपको पता नहीं था जून 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट नीचे आता तो आपके बॉन्ड फंड का वैल्यू बढ़ जाता है। इसका मैं अलग वीडियो ले आऊँगा और यहाँ पे बताऊँगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे आप। सिंपल टर्म में समझो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आपने 7% के हिसाब से 1 जनवरी 2021 को 2031 का मैच्योरिटी 7% के हिसाब से आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया। लेकिन आज मान लो 10 जून है और मुझे आज इन्वेस्ट करना है 10 ईयर्स के लिए बॉन्ड फंड, तो जाहिर सी बात है मैं जो है ये वाला बॉन्ड फंड नहीं लेने वाला हूँ। ऑलरेडी मुझे गवर्नमेंट 9% दे रही है तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। अब सिनेरियो देखो क्यों बॉन्ड फंड का रेट नीचे आता है। अब मान लो ये जो आपका 1 जनवरी 2021 को जो इसने इन्वेस्ट किया है, पहला इन्वेस्टर जो है आपने, इन्वेस्टर जो है आपका इन्वेस्टर फर्स्ट, इसने जो इन्वेस्ट किया हुआ है 1 जनवरी 2021 का, ठीक है। अब ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि मैं इसको सेल कर देता हूँ क्योंकि मुझे 7% ही रिटर्न मिल रहा है, और मैं क्या करता हूँ इसको बाई कर लेता हूँ। कौन सा? 10 जून वाला, 10 जून 2022 वाला बॉन्ड फंड कितने पे बाई कर लेता हूँ? कितने पे? एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, सिंपल है, सब यही चाहेंगे। कौन चाहेगा 7% पे होल्ड करना अगर आपके पास 9 ईयर्स का टाइम फ्रेम बच रहा है तो? करेक्ट। आप क्या करोगे? आप 7% वाला सेल करोगे और 9% वाला बाई करोगे। क्या ये पॉसिबल है? इसीलिए जो है सिंपल टर्म में समझना, कॉम्प्लेक्स होगा तो थोड़ा आपको 2 बार 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ समझना होगा आपको सिंपल टर्म में। इसीलिए आपका जो 1 जन 2021 का बॉन्ड फंड का वैल्यू जो है वो डाउन होता है। कितना डाउन होता है? इतना डाउन होगा कि यहाँ से आप सेल करोगे और यहाँ पे आप बाई करोगे। कौन सा वाला बॉन्ड फंड? 10 जून 2022 वाला बॉन्ड फंड। तो आपका जो रिटर्न है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास आए। समझे? सर नहीं समझा सर जी, क्या बता दिया आपने? ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। 1 जनवरी 2021 का बॉन्ड फंड जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा आपको उतना डाउन जाएगा कि मान लो उस लॉस में आप सेल करते हो और उस लॉस से आप मान लो दूसरा बॉन्ड फंड बाई करते हो जो कि हायर इंटरेस्ट रेट वाला है, तो रिटर्न आपको 7% के हिसाब से मिलने वाला है। सर मैं समझा नहीं, ठीक है। 1 जन यहाँ पे देख लो 2021, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपने 10 लाख रुपीज़ का। तो मान लो इसका वैल्यू उस प्रपोर्शनेट में डाउन होगा कि मान लो ये डाउन है आपका 3%, तो आपका वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 9.7 लाख रुपीज़। जैसे ही आप 9.7 लाख रुपीज़ को लॉस बुक करोगे, ठीक है, मतलब सेल करोगे और 9.7 लाख रुपीज़ आप 10 जून वाले क्या बोलते हैं जून 2022 वाले बॉन्ड फंड में आप पुट करोगे एट द रेट ऑफ 9%, तो 9.7 लाख रुपीज़ से 9.7 लाख रुपीज़ से जो मैच्योरिटी आपका अमाउंट होगा MATURITY मैच्योरिटी अमाउंट मान लो ये आपका हो रहा है ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास, ठीक है, 2032 में। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा 7% के हिसाब से। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि आपने यहाँ पे 30K का लॉस बुक किया है और वो लॉस आपका वो इंटरेस्ट में आपका ऐड होके जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आपका 7% के आसपास का है, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा।
इसीलिए जो भी पुराने वाले बॉन्ड्स फंड होते हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक होता है सिनेरियो, तो इसका वैल्यू गिरता है। और नहीं गिरेगा तो सब चाहेंगे कि मैं ये बॉन्ड फंड सेल कर दूं, ये वाला बॉन्ड फंड सेल कर दूं और ये वाला बॉन्ड फंड बाई कर लूं, तो फिर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। सबको सेल करना है, बाई कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन खरीदेगा कौन? ठीक है, अगर ओनली सिर्फ सेलर है, बायर नहीं है, तो खरीदेगा कौन? इसीलिए इस बॉन्ड फंड का वैल्यू डिग्रेड होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब मान लो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो अलग सिनेरियो है, फिर आपका नीचे इसका दाम बढ़ जाता, आपका क्या बोलते हैं, फिर इसका दाम आपका बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन आप इसका दाम जब बढ़ता तो जाहिर सी बात है, आप 10 लाख रुपीज़ को ऊपर के दाम पे खरीद रहे हो, तो वहाँ भी आपका लॉस है। उस पैसे को आप मान लो नए वाले बॉन्ड फंड में डालोगे तो उतना ही रिटर्न मिलेगा आपको, अप्रॉक्सीमेटली सेम रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। इसलिए आपका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो पुराने वाले बॉन्ड फंड का वैल्यू गिरता है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो पुराने वाले बॉन्ड फंड का वैल्यू ऊपर जाता है। कि आप मान लो ऊपर पैसे बाई करो और नए वाले बॉन्ड फंड को नहीं खरीदो, तब भी रिटर्न उतना ही मिलेगा। अगर मान लो आपने इसको सेल किया और नए वाले बॉन्ड फंड को खरीदा तो भी आपको सेम रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न पे आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। न्यू इन्वेस्टर के लिए दिक्कत नहीं, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो अभी आ रहे हैं। इससे मुझे क्या लर्निंग मिलता है? लर्निंग ये मुझे मिलता है, सिंपल टर्म में समझो कि मान लो अगर रेपो रेट ऑल टाइम हाई पे हो, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे हो, जैसे मान लो आपका 2007 में था, 2013 में था, तो आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड जो है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड मेनली G-Secs बॉन्ड फंड जो है खरीदने में फ़ायदा है, बाई में जो है प्रॉफिट है। क्योंकि आप मान लो 10% 12% पे लॉन्ग टर्म के लिए बुक करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो जब भी आपका रेपो रेट हाई रहेगा, जब भी आपका इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो होगा, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट हाइक वाला सिनेरियो होगा, तब आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में जो है इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड नहीं लेना। पहली बात तो वो निकालते नहीं, यार कोई निकाल रहा है तो आपको देखना होगा 10 साल तक कंपनी सर्वाइव कर सकती नहीं कर सकती। आपको ओनली बॉन्ड फंड लेना है, वो लेना है G-Secs, क्योंकि गवर्नमेंट का भी डिफॉल्ट नहीं हो सकती, मैंने बता रखा है आपको। गवर्नमेंट ने एक टाइम पहले 30% पे भी जो है इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था लॉन्ग टर्म के लिए, उसका अभी भी इंटरेस्ट पे कर रही है और टाइम फ्रेम है तो आपका वो चीज़ ध्यान रखना। गवर्नमेंट के पास टैक्स पावर है, एक सवाल पूछेगा इंटरव्यू में, गवर्नमेंट डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकती अपने ऑब्लिगेशन पे? गवर्नमेंट के पास टैक्स पावर है, वो चाहे तो 18% GST लगा दे, वो चाहे तो 28% GST लगा दे, वो चाहे तो 50% GST लगा दे, वो चाहे तो 20% का टैक्स स्लैब मिनिमम कर दे। गवर्नमेंट के पास टैक्स पावर है। तो जब रेपो रेट आपका रिड्यूस होगा, जब कम होगा, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में आपको दिखे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्ट मत करना। उस समय जो है इक्विटी मार्केट जो है ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस ऑप्शन रहेगा। अगर आपको रिस्क समझ में आता है तो रेपो रेट जब ऑल टाइम मतलब हाई सिनेरियो हो, जब इंटरेस्ट रेट हाई सिनेरियो हो, तब आपके लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड मेनली G-Secs बॉन्ड फंड जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चूज़ आपको करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिटर्न देख के आप XYZ में कर दोगे बेटर है, आप चूज़ कर नहीं सकते इंडिविजुअली, थ्रू आप म्यूचुअल फंड जाओ, बेटर ऑप्शन रहेगा, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आप क्यों रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने का मतलब क्या मेरा लॉस है? नहीं, जो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस कर किया गया आपको वो आपको मिलता रहेगा। अगर आप ओवर स्मार्ट बनते हो कि यहाँ सेल कर दूँ मैं और वहाँ, ये चीज़ें जो है ओवर स्मार्ट पर्सन्स के लिए हैं कि मतलब यहाँ मैं सेल कर दूँ, यहाँ बाई कर लूँ, तो रिटर्न आपको सेम मिलेगा, कुछ आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है। चीज़ें समझ जाओगे तो फिर आप पैनिक नहीं होगी, इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्या आपने बाई कर लिया, पैसे हैं। और आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड लेना है तो नए वाले इन्वेस्टमेंट में डाल दो, ऐसा नहीं कि पुराने वाला सेल कर दिया, नया वाला बाई कर लिया तो मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें आपको पता है, डेप्थ पता है होता क्या है कैपिटल मार्केट, तो चीज़ें कैसे समझ में आती है। तो ठीक है, बता दिया है, समझ गए होगे। बाकी आपको जो भी चूज़ करना चूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी कलर मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।